हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आज मैं फिर आपके सामने जो 6 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था एयरफोर्स का, उसमें जितने भी क्वेश्चंस सारे शिफ्ट में पूछे गए, तीनों शिफ्ट्स में, वो सारे के सारे मैं आपके पास लेकर आया हूं, जितने भी मेरे पास पहुंच सके हैं आपके द्वारा ही, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे नंबर अपना शेयर किया था व्हाट्सएप की, आप लोगों के एग्ज़ाम हुए हों तो जो भी क्वेश्चंस आपको याद रहें वो आप हमें कॉपी पे लिख कर भेज सकते हैं। तो काफ़ी बच्चों ने भेजे हैं और सबका यही कहना रहा कि सर एग्ज़ाम बहुत आसान था, जो क्वेश्चंस आपने बताए बस उसी लेवल का ही रहा है एग्ज़ाम, और उससे भी कम लेवल का रहा है, लो लेवल का रहा है, मतलब उस लेवल को भी नहीं टच कर पाया है। तो चलिए आज के उन क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं और जिससे हम लोगों को ये पता चल पाएगा कि जो हमारा 7 नवंबर को और 8 नवंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि एग्ज़ाम का लेवल जो है वो 4 नवंबर से 5 नवंबर में थोड़ा सा इंक्रीज़ था और 5 नवंबर से 6 नवंबर में भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है ना। ये बच्चों का कहना है, लेकिन हमें क्वेश्चन देखकर ऐसा लग नहीं रहा है, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में अच्छा आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए उन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 से √3 1/1 + x²। कैसे करेंगे मैं क्लियर कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि सीधे सीधे ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखा है, तो आप सीधे सीधे इसको tan इनवर्स x लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान यहाँ पे ये देना है कि 1 से √3 इस पे लिमिट लगा देनी है। जैसे ही √3 रखेंगे tan इनवर्स 10 में √3 वैल्यू 60 की होती है, जिसको हम लोग π/3 लिखते हैं। लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो ये π/4 की होगी, यानी कि 45 की। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे आपका π/12, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x⁹ dx। अब देखिए x⁹ का इंटीग्रेशन पूछ लिया गया, आप यहीं से आप समझ सकते हैं कि एग्जाम किस लेवल का है। सिंपल सी बात है, n+1 यानी कि 9 + 1/9+1, यानी कि x⁻10/10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन मेरे को बताते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है dy/dx 10√x। तो 10√x करना है, मैं √x को x मान लेता हूँ, तो 10x का हो जाएगा sec²x, लेकिन x की जगह एक्चुअल में √x लिखा है। √x का दोबारा करेंगे तो 1/2√x आ जाएगा। तो sec²√x/2√x, यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो PA इंटरसेक्शन B क्या है। देखिए मैंने आपको इसको याद रखने का तरीका ही बताया था बेटा, कि कभी भी अगर यहाँ पे I लिखा हो, इंडिपेंडेंट से I और इंटरसेक्शन, मतलब इंडिपेंडेंट में इंटरसेक्शन लगाते हैं, और अगर आपसे यहीं पे कह ले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स यानी कि अपवर्जी घटना है, तो यूनियन लगाते हैं। तो PA इंटरसेक्शन B अगर आपको कभी भी पूछा जाता है जब A और B स्वतंत्र घटनाएं हो, तो वो होता है आपका PA × PB। कितना होता है बेटा, वो होता है आपका PA × PB, ठीक है ना। अब यहीं पे अगर हम, ये तो इसके लिए आंसर हो गया जो कल पूछा गया था। अगर यहीं पे आपसे ये क्वेश्चन दे दिया जाता और कहा जाता A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जिसके बारे में मैं आपको बात बता रहा था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब है यानी कि अपवर्जी घटना है। तो ऐसे केस में क्या होता है बेटा, PA यूनियन B आपसे पूछा जाता है और उसकी वैल्यू आपकी होती है PA और प्लस PB। हाँ, अगर यहाँ पर आपसे ये कह दें कि इस केस में PA इंटरसेक्शन B क्या है, तो इस केस में PA इंटरसेक्शन B जो होता है वो आपका हो जाता है फाई, यानी कि 0, ठीक है ना, यानी कि कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हाँ PA इंटरसेक्शन B PA × PB होगा, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में आपकी A इंटरसेक्शन B की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है, A और B में कोई भी इवेंट कॉमन नहीं होती है। तो अगर आने वाले एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन या पूछ लिया जाए तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, यदि किसी AP का 29वां पद शून्य है तो 19वें पद और 8वें पद का अनुपात क्या है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ, और मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन पूछा गया, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जरूरी नहीं है कि जो 29 है वो 19 है, वही 8 है, हो सकता है कि वैल्यूज चेंज हुई हो, ठीक है ना। मैं लेकिन पैटर्न यही रहा है, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो 29वां पद यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे 0 = A +
28D, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग A की वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस का 28D, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, 19वां पद और 8वें पद का अनुपात पूछ रहा है। 19 को क्या लिखेंगे A प्लस 18D, और 8वें पद को क्या लिखेंगे बेटा A प्लस 9D, सॉरी 8वें पद को लिखेंगे A प्लस 7D, ओके, एक कम लिखा जाता है। तो 18 यहाँ पे जैसे ही A की जगह माइनस 28 लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा माइनस का 20D, या सॉरी माइनस का 10D, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे ही ये 7 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 21D, माइनस से माइनस कट जाएगा, D से D कट जाएगा, रेशियो आ जाएगा बेटा 10:21, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब जो भी क्वेश्चन होगा इसी तरह का, उसका हम आंसर इसी फॉर्मेट से बना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है x माइनस वाई, आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, x प्लस वाई एक मैट्रिक्स दी गई है, आपसे x पूछा गया है। आप क्या करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, जैसे ही दोनों जोड़ेंगे y से y कट जाएगा, आपका आ जाएगा 2x। 5 और 3 को जोड़ लीजिए, 8 आ जाएगा। 4 और 4 को जोड़ लीजिए, 8 आ जाएगा। 0 0 0 होगा। 9 और -1 आपका 8 होगा। 2 से डिवाइड करना है आपको इसमें। तो जो x की वैल्यू आपसे यहाँ पे पूछी गई है वो हो जाएगी आपकी 4 4 0 4। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि NCP बराबर NCQ हो तो P प्लस Q की वैल्यू क्या है। बहुत आसान है, सभी को मैंने बहुत बार बताया है कि कभी भी अगर NCX बराबर NCY आपको दिया जाता है तो x प्लस वाई बराबर सदैव n रहता है, ठीक है ना। तो वही केस है यहाँ पे, x यानी कि P, y यानी कि Q बराबर n, यानी कि P प्लस Q की वैल्यू आपकी n हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कॉसेक इनवर्स -2 का मुख्य मान क्या है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। कॉसेक इनवर्स अगर कहीं भी -x लिखा होता है बेटा, कहीं भी अगर कॉसेक इनवर्स -x लिखा होता है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का कॉसेक इनवर्स x, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग देखें तो इसको माइनस का कॉसेक इनवर्स 2 लिख सकते हैं, और कॉसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है, तो आप उसको क्या लिखेंगे, माइनस का π/6। ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x² + 1 की होल पावर 50 में विषम पदों का योगफल क्या है। देखिए आपसे अगर और विषम पदों का योगफल नहीं पूछ रहा है, विषम गुणांकों का योग पूछ रहा है, ठीक है ना। ये आप यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है, ये इसको सही कर लीजिएगा, विषम गुणांकों का योग, ठीक है ना। तो विषम गुणांक का मतलब यहाँ पर इस चीज़ से है कि NC1 आपसे पूछा गया, यानी कि n की जगह तो 50 है, तो 50C1 प्लस 50C3 प्लस 50C5 और डॉट 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 50C49, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर ये आपसे कभी भी पूछा जाता है तो आप क्या करिए, यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर 50-1, यानी कि 2 की पावर n-1 आपके ऑड टर्म्स होते हैं और 2 की पावर n-1 आपके इवेंट टर्म होते हैं। जितने ऑड टर्म्स होते हैं उतने ही आपके इवेंट टर्म्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका बनेगा 2 की पावर 49, ओके। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड टू 0 cos x। कुछ है ही नहीं इसमें, 0 सीधे सीधे उठा के रख दीजिए, और cos 0 की वैल्यू सभी को पता है 1 होती है, तो यही 1 इसका आंसर है। अगला कहा गया है a² = y। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बच्चे सही से इसको याद नहीं रख पाए हैं, सबका अलग अलग मानना यहाँ पर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर यहाँ पे क्वेश्चन दिया था कि अगर a² बराबर i है तो ये बताना था कि एक ऐसी मैट्रिक्स है। तो अगर a² बराबर i है, जो पहला आंसर है, जो पहला क्वेश्चन अगर यहाँ पे ये बनता है कि a² बराबर अगर i है तो एक ऐसी मैट्रिक्स है, तो यदि इफ a² = i देन a इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इसको हम लोग कहेंगे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन है और अभी तक एनडीए में पूछा गया था ये, लेकिन अब यहाँ भी आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स याद रखिएगा, ठीक है ना। और एक मैट्रिक्स में और आपको बता दूं कि अगर आपसे कह दिया जाए कि a का ट्रांसपोज बराबर i हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। याद रखिएगा इसको, कहीं भी साइड में आप नोट कर लीजिएगा। हिंदी में बोलते हैं इसको ऑर्थोगोनल को लंबकोणीय आव्यूह, ठीक है ना। अगर यहीं पे आपसे ये कह दिया जाए कि a² बराबर a हो तो एक ऐसी मैट्रिक्स है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंडिम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे, इंडिम्पोटेंट, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए अब अगर यहाँ पर हमसे a इनवर्स पूछा जाता तो हम लोग दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ हो जाता a इनवर्स इंटू a² इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू a।
यहाँ पे आ जाएगा आपका ए और इधर आ जाएगा आपका ए इनवर्स, तो ए इनवर्स की वैल्यू ए के बराबर हो जाएगी। यहीं से आपसे डिटरमिनेंट ए भी पूछ सकता था, तो अगर डिटरमिनेंट ए पूछा जाता तो मैं दोनों साइड क्या कर लेता, डिटरमिनेंट ले लेता और डिटरमिनेंट आई हो जाता। डिटरमिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमेशा 1 होता है और ये आ जाता डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपकी आ जाती है +-1। तो जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे इससे मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऐसी मैट्रिक्स है तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी। इसके बाद 2 मैट्रिक्स मैंने आपको बताई हुई हैं, इन्हें भी नोट कर लीजिएगा और इसके साथ साथ सिमेट्रिक यानी कि सममित और विषम सममित मैट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। सममित और विषम सममित मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताई हैं। चलिए अगला बनाते हैं। अगला लिखा हुआ है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 3r + 1 की वैल्यू क्या है। आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर r की वैल्यू जो है वो आपकी बिलोंग करती है नेचुरल नंबर में, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पर r की वैल्यू 1 रखते हैं तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, +1 होगा तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और ये 1 मिलाकर 2 हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना था कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से था 3r + 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे भी देख लेते हैं। सॉरी, हम लोग जैसे ही r बराबर यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 4, ओके। और हमें पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 × ओमेगा यानी कि आपका ओमेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है। सभी को पता है भैया 1 होता है यार, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा है कि एक वृत्त का केंद्र 4,5 है और वो 2,2 से गुजरता है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। सिंपल सी बात है भाई, हमारे पास सेंटर दिए गए हैं ये 4,5 और ये वो पॉइंट से जहाँ से ये पास हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, वही आपकी रेडियस होगी। तो r कितनी आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर 4 - 2 का अंतर 2, 2 का स्क्वायर, 5 - 2 का अंतर 3, 3 का स्क्वायर, तो 9 और 4 13, √13 इसको राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि y = 0 x = 4 के बीच y = x का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बहुत आसान है, देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसको। सबसे पहली चीज तो इसको हम लोग जनरली बना सकते हैं, मतलब इसके लिए कुछ इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। y = x जो आपकी लाइन होगी वो ये लाइन होगी, ये आपकी लाइन होगी y = x, x = 4 आपकी ये लाइन होगी। अगर ये आपकी लेंथ जो है ये वाली, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये ऑरिजिन से जा रही है, तो ये से ये जो लेंथ है वो आपकी 4 होगी, तभी ये इक्वेशन x = 4 आई है। और ये जैसे ही हम 4 रखेंगे तो ये भी आपकी लेंथ 4 हो जाएगी। तो 4 और ये 4 आपको दी गई है, आपको बताना है इसका एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 4 × 4 यानी कि 16/2 यानी कि 8। तो इसका एरिया आपका 8 स्क्वायर यूनिट बन जाएगा, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाया गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हूबहू मैंने आपको कराया हुआ है, इंटीग्रेशन sin² 2 cos² x - 1। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। आप इस 2 cos² x - 1 को 2 बार क्या लिख सकते हो, इस 2 cos² x - 1 को 2 cos² x को लिख सकते हो sin² x + cos² x। अब जैसे ही आप इसको ब्रेक करोगे, जैसे मैंने बताया वैसे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा sin² x + cos² x प्लस का cos² x - 1, ये आपका 1 बन जाएगा, जो इससे कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 1/cos² x। 1/cos² x ऊपर जाएगा बेटा, तो बन जाएगा sec² x, और sec² x का सभी लोग इंटीग्रेशन जानते ही हैं, इजिली 10x + c हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मैट्रिक्स से था क्वेश्चन कि a - b, b - a, c - a, x - y, y - z, z - x, p - q, q - r, r - p की वैल्यू क्या है। तो बहुत आसान है, आप क्या करिए, इन सभी पूरी रो को सबको जोड़ लीजिए और पहले में लिख दीजिए। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ये 0, ये 0, ये 0 और बाकी जो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर हमें ये पता चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी डिटरमिनेंट की अगर पूरी एक रो या पूरी एक कोई भी कॉलम 0 हो जाए तो उस पूरी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू ही 0 हो जाती है। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके सामने कि यदि sin x - cos x की वैल्यू 0 है, यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि sin x = cos x है, और sin x = cos x है, तो इस cos x को अगर आप लिखना चाहें तो आप sin 90 - x लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x = 90 - x।
तो x की वैल्यू आपको 45 मिल जाएगी। यही 45 वैल्यू उठाकर आपको यहाँ पे यहाँ पे अल्फ़ा कर लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे अल्फ़ा कर लीजिएगा, फिर ये अल्फ़ा की वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है, और ये अल्फ़ा की वैल्यू 45 हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो साइन की पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 की पावर 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 1/4, यहाँ भी 1/4 मिलेगा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो पूरे क्वेश्चन का आंसर 1/2 होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। ये भी आसान है, आप इसको लिख सकते हैं माइनस का tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, तो माइनस का π/4। अगला लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/3। आप चाहें तो आप निकाल लें, लेकिन आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये π/4 होता है। tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy मैंने लगाया है, तो ऊपर आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 5/6, नीचे भी आपको यही चीज़ मिल जाएगी। कैंसिल कर लेंगे 5/6 से 5/6, तो आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 1 जो कि π/4 के इक्वल होता है। यही आंसर है। अगला लिखा है कि x बराबर cos t है, y बराबर sin t है, तो dy/dx कितना है। देखिए आप लोग क्या करिए, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। जैसे ही स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो x² + y² = sin² t + cos² t यानी कि 1। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x 2y dy/dx बराबर 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। y dy/dx = माइनस का x, तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस का x/y। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है ऑर्डर, यानी कि इसका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर का मतलब होता है कि फंक्शन को कितनी ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। जितनी ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट करते हैं उसका ऑर्डर उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसको केवल एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, ये इसका ऑर्डर है। अगर डिग्री पूछी जाती है तो डिग्री आपकी 3 यानी कि घात 3 होती। गुणांकों का योग पूछा गया है। कभी भी बाइनोमियल में गुणांकों का योग पूछा जाए, जितने भी वहाँ पे वेरिएबल लिखे हों x y, सबकी जगह 1 1 रख दो। जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 + 1 की होल पावर n यानी कि 2 की पावर n इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाइनोमियल के सभी गुणांकों का योग सदैव 2 की पावर n ही होता है। ओके, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि √x + √y = 1, तो dy/dx की वैल्यू x = 1 और y = 1 पर क्या होगी। आसान है, इसका भी डिफरेंशिएट कर लीजिए। √x करेंगे तो 1/2 √x आ जाएगा, y का करेंगे तो 2 √y आ जाएगा, = और यहाँ पे dy/dx भी आएगा क्योंकि y का फिर से कर रहे हैं, = 0, ठीक है ना। हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी। पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 1 रख लेते हैं। जैसे ही 1 रखेंगे आप तो यहाँ 1/2 मिलेगा और प्लस इसके इंटू में 1/2 मिल जाएगा। आप 1/2 कॉमन लेकर 0 कर सकते हैं, यहाँ मिलेगा 1 + dy/dx = 0, यानी कि आपको dy/dx की वैल्यू जो है वो आपको कितनी मिल जाएगी, -1। यही आपका राइट आंसर होगा। अगला लिखा हुआ है हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो पहले तो मैथमेटिक्स में कितने लेटर्स हैं आप ये देख लीजिए। देखें तो 3 3 6 3 9 2 11 लेटर्स है। तो लिखेंगे हम लोग 11 का फैक्टोरियल अपॉन, आप m देखें तो 1 2 बार आया है, फैक्टोरियल 2 लिखेंगे इसके लिए। a आपका कितनी बार आया है, 1 बार। t आपका 2 बार आया है तो फैक्टोरियल 2 इसके लिए लिखेंगे। जो रिपीट होता है उसको डिवाइड करना पड़ता है। h आपका 1 बार है, e आपका 1 बार है, ठीक है ना। a आपका 2 बार आया है तो a को भी 2 के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसको सॉल्व करना थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आंसर इसी फॉर्म में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा हुआ है, देखिए -1 + i√3 की होल पावर 29/2 और -1 - i√3/2 की होल पावर 29। ये भी क्वेश्चन आया है, आपको बताया गया। आप सभी को बताया था मैंने, ω² की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो -1 - i√3/2 होती है। ओमेगा की वैल्यू पूछी जाए तो -1 + i√3/2 होती है। उठाकर डायरेक्ट पुट कर लीजिए। यहाँ पे पुट करेंगे तो ओमेगा की पावर 29 मिला, यहाँ पे ω² यानी कि ओमेगा की पावर 58 मिलेगा। ओमेगा की पावर 29 में ओमेगा की पावर 27 तक की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है ω³ की वैल्यू 1 होती है, तो ओमेगा की वो पावर जो 3 से डिवाइड है उसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो 27 डिवाइड होता है 3 से, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। 27 हटाने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा।
58 में देखा जाए तो 57 कट जाता है आपका 3 से, केवल ओमेगा बचेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर सभी को पता है कितना होता है, -1। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर -1 होगा। अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन की लिमिट x टेंड टू 0 है 1 + x की होल पावर 8 - 1 अपॉन 1 + x की होल पावर 4 - 1 की वैल्यू क्या है। कुछ नहीं करना भाई, डिफ्रेंशिएट कर दो क्योंकि 0/0 मिल रहा है। 0/0 मिल रहा है, एलास्टर रूल लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 ब्रैकेट में 1 + x की होल पावर 7 और अपॉन में आ जाएगा 4 ब्रैकेट में 1 + x और पावर में 3। जैसे ही हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 8/4 का मतलब बेटा 2 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 करेक्ट है। अगला लिखा हुआ है 1/x का इंटीग्रेशन। सभी को पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो हमारा log x आता है। इस पर लिमिट लगानी होती है 302। जैसे ही 3 से 2 लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा log 3 माइनस का log 2, जिसको हम लोग सीख सकते हैं log 3/2। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x² / 3 - 3/x² की होल पावर 10 के प्रसार में स्वतंत्र पद होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि स्वतंत्र पद कौन सा होगा, और ये भी हो सकता था कि स्वतंत्र पद का मान निकालिए। अगर हमसे ये पूछा जाता कि स्वतंत्र पद कौन सा होगा तो पहले हम लोग r की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट आंसर दे देते और अदरवाइज हम पूरा सॉल्व भी कर देते, ठीक है ना। तो पहले तो स्वतंत्र पद का मतलब होता है x⁻0 का कोफिशिएंट, यानी कि 0 = मैंने जो रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ 10 - r इंटू पी माइनस का QR। आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं तो 2 कॉमन लेकर डिवाइड कर दूंगा। तो 0 = 10 - 2r, तो r की वैल्यू यहाँ से आपको 5 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी बेटा? 5। अब क्या करिए आप लोग, यही 5 उठाकर जो हमारे पास जनरली फॉर्मूला होता है TR + 1 = NCR x⁻n - r इंटू a⁻r, जो हम लोग x + a की होल पावर n के लिए अप्लाई करते हैं, यही अप्लाई करना है। अब r = 5 का मतलब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि आपको यहाँ पर अगर ये पूछ लिया जाता कि ये कौन सा पद होगा स्वतंत्र पद, तो वो छठा पद होगा, यहीं से ख़त्म हो जाता। लेकिन अगर उसका मान निकालना है तो फिर आप क्या लिखोगे, 10c5 1/3, हमें x की ज़रूरत नहीं है, 1/3 की होल पावर 5 और यहाँ लिखेंगे -3 की होल पावर 5। ये से ये पूरा कट जाएगा, माइनस आएगा तो -10c5 इसका आंसर हो जाएगा। शायद इसको सॉल्व करने पर आपको माइनस का 252 मिल जाए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक निश्चित घटना की प्रायिकता। देखिए मैंने आपको प्रोबेबिलिटी जब पढ़ाई थी तो ये छोटी छोटी चीज़ें बताई थी कि प्रोबेबिलिटी की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो आपकी 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है 1 होती है। हमेशा 0 और 1 के बीच में ही हमारी प्रोबेबिलिटीज़ लाई करती है, ठीक है ना। इससे बड़ी आपकी नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी बिलोंग्स टू 0 एंड 1 के बीच में, ओके, ठीक है ना। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है, तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो बेटा 1 होती है, जबकि अनिश्चित घटना यानी कि असंभव जो घटना है उसकी प्रायिकता अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो आपकी 0 होगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका 1 बन जाएगा। एक्स अक्ष के समांतर रेखा की पूर्णता, देखिए आपको सभी को पता होगा कि एक्स अगर कोई लाइन a, b से होकर जाती है तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है y = b। अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो dy/dx 0 मिलेगा और dy/dx ही उसकी पूर्णता भी कहलाती है। तो m = 0, यानी कि अगर कोई भी लाइन x अक्ष के समांतर है, ठीक है ना, x अक्ष के समांतर है तो m आपका 0 होगा। लेकिन आपसे अगर यहाँ पे ये पूछ लेता है कि अगर कोई लाइन y अक्ष के समांतर है तो पूर्णता कितनी होगी, तो ऐसे केस में इक्वेशन होती है x = a। अगर a, b से वो पास हो रही है तो यहाँ पे dy/dx नहीं निकलता है, यहाँ पे dx/dy निकलता है, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो अगर हम m = dy/dx निकालें तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि वैल्यू इनफाइनाइट होगी। यही आपका राइट आंसर है। अगला आपसे कहा गया है कि y = tan इनवर्स x है तो इसका 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, dy/dx2 निकालना है। तो पहले इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करिए, तो dy/dx आ जाएगा आपका 1/1 + x²। अब इसका एक बार और करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा d2/dx2, ये हो गया 1/x। 1/x का होता है -1/x², ठीक है ना। और 1 + x² का दोबारा करेंगे तो आपका 2x आ जाएगा, तो -2x/1 + x² आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 34, y = x⁻1/3, तो dy/dx की वैल्यू x = 8 पर बतानी है। आप क्या करिए, एक बार डिफ्रेंशिएट करिए इसको, तो आ जाएगा dy/dx = 1/3 x⁻⁻2/3। ये इसका डिफ्रेंशिएट आया है। 1/3 को एज इट इज रखेंगे, 8 यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे 8 रखेंगे, माइनस का 2/3 होगा आपका, ठीक है ना। तो 1/3
8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, माइनस का 2/3, 3 से 3 कट गया, 1/3 और अपॉन 2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। सॉल्व करेंगे तो 1/12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आज हम लोगों ने वो सभी क्वेश्चन देखे जो कि 6 नवंबर को पूछे गए थे। अब 7 नवंबर में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं और बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं सभी को बता दूं कि हमारी नई क्लासेस यानी कि जो आगे हमारे बैचेस जो आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे वो नेवी MR का हो या नेवी SSR का हो या एयरफोर्स का हो, सबकी जो तैयारी है वो लोग फिर से एक बार नए तरीके से 9 तारीख से शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग बिल्कुल टाइम से शाम को 5 बजे हमारी क्लासेस होती हैं, उसी टाइम आप मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय।